देहात की मिट्टी से उठती मोहब्बत की खुशबुओं के दरमियान जहां हर घर एक कहानी सुनाता है, नासिर ने अपनी खूबसूरत बीवी रमशा को एक बदबूदार बूढ़े शख्स सेठ रहीम खान के हाथ चंद रुपयों के एवज बेच दिया। उस शख्स की शक्ल ऐसी थी कि उसे देखकर जानवर भी डर जाते, और उसने रमशा जैसे चांद सी बीवी को अपनी कैद में रखा। क्या नासिर अपनी रमशा को उस दरिंदे के चंगुल से छुड़ा सका, या वो हमेशा के लिए उसकी कैद में रह गई? ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके दिल को हिला देगी। इसीलिए इस हैरतअंगेज वाक़े को आखिर तक जरूर देखें। जब नासिर एक छोटे से गांव का रहवासी था, जहां की जिंदगी सादा मगर मेहनत तलब थी। वो एक गरीब किसान का बेटा था जिसने अपनी जिंदगी के बेशतर दिन खेतों में पसीना बहाते गुजारे। उसकी बीवी रमशा एक ऐसी औरत थी जिसकी खूबसूरती हर देखने वाले को मोहित कर देती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। रमशा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी उतना ही साफ था। वो नासिर के हर सुख दुख में उसका साथ देती, और दोनों का रिश्ता मोहब्बत और भरोसे की मजबूत डोर से बंधा हुआ था। नासिर और रमशा की शादी को अभी चंद साल ही गुजरे थे, मगर हालात ने उन्हें एक बड़े इम्तिहान की तरफ ढकेल दिया। गांव में बारिशों की कमी और फसल की नाकामी ने नासिर को मजबूर कर दिया कि वो अपना घर बार छोड़कर शहर की तरफ रुख करे। उसने सोचा कि शहर में शायद कोई ऐसी मजदूरी या कारोबार का मौका मिल जाए जो उनकी जिंदगी को संवार सके। रमशा ने भी इस फैसले में उसका भरपूर साथ दिया। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, मगर उसके दिल में नासिर पर कामिल भरोसा था। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह चमक भी नहीं पाया था, नासिर और रमशा ने अपने गांव से एक नए शहर की तरफ सफर शुरू किया। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस चंद कपड़ों का एक छोटा सा बक्चा, कुछ सूखी रोटियां और दिल में बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद। दोनों ने गांव के लोगों से अलविदा कहा, जिनकी आंखों में नमी थी, मगर दुआओं के साथ उन्होंने नासिर और रमशा को रुखसत किया। सफर तवील था और धूप की तमाज़त ने उनके जिस्मों को थका दिया। रात होने तक वो एक नए शहर के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक कुछ नकाबपोश डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं की तादाद ज्यादा थी और नासिर के पास मुकाबला करने का कोई जरिया नहीं था। उसने रमशा को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की, मगर डाकुओं ने उनका सारा सामान छीन लिया। उनके कपड़ों से लेकर रास्ते के लिए रखे हुए चंद सिक्कों तक सब कुछ लूट लिया गया। डाकू रात के अंधेरे में गायब हो गए और नासिर और रमशा को खाली हाथ एक अजनबी जमीन पर तन्हा छोड़ गए। नासिर और रमशा पर उस लम्हे गोया कयामत टूट पड़ी। न उनके पास खाने को कुछ था, न पीने को पानी, और न ही कोई जान पहचान वाला। नासिर का दिल धक धक कर रहा था। वो रमशा का हाथ थामे खामोशी से शहर की तरफ चल पड़ा, मगर उसके जहन में सवालात का तूफान उठ रहा था। अब क्या होगा? एक अजनबी शहर में हम कहाँ जाएंगे? न पैसा, न कोई ठिकाना, न कोई रिश्तेदार। हर कदम के साथ उसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। रमशा, जो हमेशा उसकी हिम्मत बांधती थी, उस वक्त भी खामोशी से उसके साथ चल रही थी। उसकी आंखों में खौफ तो था, मगर वो अपने शौहर को हौसला देने के लिए मुस्कुराती रही। नासिर, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें इस मुश्किल से जरूर निकालेगा, रमशा ने नरमी से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सकीनत थी। नासिर ने उसकी तरफ देखा और सर हिलाया, मगर उसके दिल में बेचैनी बदस्तूर कायम थी। वो सोच रहा था कि एक ऐसी जगह जहां न कोई जानने वाला है और न कोई वसीला, वो अपनी बीवी की हिफाजत कैसे करेगा? चलते चलते नासिर की नजर शहर के बाहर एक घने दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग फकीर पर पड़ी। वो सफेद दाढ़ी वाला एक मुअम्मर शख्स था, जिसके चेहरे पर नूरानी सी चमक थी। उसके पास एक छोटी सी झोली पड़ी थी और वो खामोशी से तस्बीह पढ़ रहा था। नासिर ने सोचा कि शायद ये फकीर उनकी कोई मदद कर सकता है। उसने रमशा का हाथ थामा और उसे लेकर फकीर के करीब जा पहुंचा। नासिर ने बड़े अदब से फकीर को सलाम किया और अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कि किस तरह डाकुओं ने उनका सब कुछ छीन लिया और अब वो इस अजनबी शहर में बेसरो सामान है। बाबा जी, हमारे पास न खाने को कुछ है, न पीने को पानी, और न ही कोई ठिकाना। अगर आप हमारी कोई मदद कर सकें तो ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नासिर की आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। फकीर ने नासिर की बात गौर से सुनी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी,
जैसे वो नासिर के दिल की तकलीफ को समझ रहा हो। उसने कहा, बेटा, मेरे अपने हाथ भी खाली हैं, मगर मेरा दिल तुम्हारे दुख से भरा हुआ है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह का पता बताता हूँ जहाँ शायद तुम्हें मदद मिल जाए। शहर में एक सेठ रहीम खान है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। तुम उसके पास जाओ और अपनी तकलीफ उसे बताओ, शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। नासिर ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और रमशा का हाथ थाम कर सेठ रहीम खान के घर की तरफ रवाना हो गया। रमशा की खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी उसे देखता एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह जाता। उसकी मासूमियत और दिलकशी उसे एक शहजादी की मानिंद बनाती थी। नासिर को अपनी बीवी पर फख्र था और वो उसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था, मगर उस वक्त वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो रमशा को लेकर सेठ रहीम खान के घर पहुंचा, जो शहर के एक प्रताश मोहल्ले में वाक़ था। सेठ रहीम खान एक उम्र रसीदा शख्स था जिसकी शक्ल और सूरत ऐसी थी कि शायद कोई जानवर भी उसे देखकर डर जाए। उसके दांत गायब थे और उसके जिस्म से एक अजीब सी बदबू आती थी, मगर उसकी दौलत और ताकत ने उसे शहर में एक अहम मुकाम दिया था। जब नासिर और रमशा उसके घर पहुंचे, सेठ रहीम खान ने रमशा को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपने जज्बात को छुपाते हुए नासिर से कहा, बोलो, क्या चाहते हो? नासिर ने बड़े अदब से अपनी कहानी सुनाई और कहा, सेठ साहब, हम पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। डाकुओं ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अगर आप हमें कुछ पैसे आरियत दे दें तो मैं वादा करता हूं कि जल्द ही आपका कर्ज वापस कर दूंगा। नासिर की आवाज में सच्चाई और मजबूरी झलक रही थी। सेठ रहीम खान ने एक लम्हे के लिए रमशा की तरफ देखा, फिर सख्त लहजे में बोला, देखो भाई, पैसे तो मिल सकते हैं, मगर मेरा उसूल है कि बिना जमानत के एक पाई भी नहीं देता। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? नासिर का दिल बैठ गया। उसके पास ना जेवर था, ना कोई कीमती चीज। वो खामोशी से सोचने लगा। रमशा उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ और बेचैनी थी, मगर वो खामोश रही। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हालात की सितम ज़रीफी ने नासिर को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां उसने कभी सोचा भी न था। उसका दिल चाह रहा था कि वो जमीन फाड़कर उसमें समा जाए, मगर उसके सामने कोई और रास्ता न था। उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा, सेठ साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी बीवी रमशा के। अगर आप उसे एक माह के लिए अमानत के तौर पर अपने पास रख लें और मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं वादा करता हूं कि जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा और रमशा को वापस ले जाऊंगा। रमशा ने यह सुनते ही नासिर की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत, दर्द और एक अजीब सी खामोशी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी जुबान गोया गूंगी हो गई थी। उसने नासिर के चेहरे पर शर्मिंदगी और मजबूरी देखी और उसे एहसास हुआ कि नासिर ये फैसला दिल से नहीं, हालात के दबाव में कर रहा है। सेठ रहीम खान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने फौरन एक रकम नासिर के हवाले की और रमशा को अपने घर में रोक लिया। नासिर ने रमशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और मजबूरी थी। रमशा, मैं जल्द वापस आऊंगा, तुम फिक्र ना करो, उसने कहा और अपने दिल को तसल्ली देते हुए वहां से निकल गया। नासिर का दिल रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज गिरवी रख दी है, मगर उसके पास और कोई चारा न था। रात के गहरे साए में जब सेठ रहीम खान रमशा के कमरे की तरफ बढ़ा, रमशा की रूह कांप उठी। उसने दरवाजा खुलते ही चीख कर कहा, अल्लाह के वास्ते सेठ साहब, मेरे कमरे से बाहर जाएं। उसकी आवाज में खौफ था, मगर उसके लहजे में इज्जत ए नफ्स की मजबूती भी झलक रही थी। सेठ रहीम खान ने नरमी से कहा, रमशा, तुम जैसी खूबसूरत औरत के लिए तो दुनिया कुर्बान की जा सकती है। नासिर को भूल जाओ और मेरी हो जाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी लालच थी। रमशा का दिल धक धक कर रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दानाई से जवाब दिया, सेठ साहब, अगर आप मुझे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं तो कम से कम मुझे चंद दिन की मोहलत दें। मैं खुद सोच लूंगी कि मेरा क्या बनेगा। सेठ रहीम खान को लगा कि रमशा शायद मान जाएगी, इसलिए उसने उसे चंद दिन की मोहलत दे दी। रमशा ने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि अल्लाह उसे इस मुसीबत से निजात दे। वो जानती थी कि नासिर उसे वापस लेने जरूर आएगा। दूसरी तरफ नासिर ने सेठ से ली हुई रकम से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने शहर के करीब एक बाजार से सस्ते दामों सब्जियां खरीदना शुरू की और दूसरे शहरों में जाकर उन्हें अच्छे मुनाफे पर बेचा।
उसकी मेहनत रंग लाई और चंद हफ्तों में ही उसके हाथों में पैसा आने लगा। अल्लाह ने उसकी मेहनत में बरकत डाली और नासिर के दिन फिरने लगे। वो दिन रात मेहनत करता और उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द रमशा को वापस ले आए। चंद हफ्तों बाद नासिर सेठ रहीम खान के घर वापस पहुंचा। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने कहा, सेठ साहब, मैं आपकी दी हुई रकम और सूद समेत सब कुछ वापस करने आया हूं। अब मेहरबानी करके मेरी बीवी रमशा को वापस कर दें। सेठ रहीम खान ने एक गहरी सांस ली और अफसोस भरे लहजे में कहा, नासिर, तुम्हें एक तल्ख हकीकत सुनानी है। 2 माह पहले रमशा शदीद बीमार हो गई थी। हमने उसका बहुत इलाज कराया, हकीमों से दवाइयां मंगवाई, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। रमशा इस दुनिया से चली गई। यह सुनते ही नासिर के पांव तले जमीन निकल गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो खामोशी से सेठ रहीम खान का चेहरा देखता रहा, फिर बोझिल कदमों से वहां से निकल आया। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई रमशा उसे छोड़कर चली गई? क्या उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद, सब कुछ खत्म हो गया? नासिर सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसकी पहली मुलाकात फकीर से हुई थी। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया। फकीर ने उसे दूर से देख लिया और करीब आकर नरमी से पूछा, बेटा नासिर, तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा था, फिर ये उदासी कैसी? नासिर ने नम आंखों से कहा, बाबा जी, रमशा अब इस दुनिया में नहीं रही। सेठ ने बताया कि वो बीमारी की वजह से मर गई। मैं अपनी किस्मत को मानकर चला आया हूं। फकीर ने नासिर की बात सुनी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐ भोले नासिर, तुम्हें धोखा दिया गया है। रमशा न मरी है न कहीं गई है। वो अब भी सेठ रहीम खान के घर में कैद है। अगर तुम अपनी बीवी को वापस लाना चाहते हो तो फौरन सुल्तान शाहिद खान के दरबार में जाकर इंसाफ मांगो। हमारा सुल्तान इंसाफ पसंद है, वो तुम्हारा हक जरूर दिलाएगा। नासिर के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जाग उठी। वो फौरन शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे अपनी रमशा वापस मिल जाए। नासिर के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जाग उठी थी। फकीर की बातों ने उसके दिल में एक नया अज़्म भर दिया था। वो अपनी बीवी रमशा को वापस लाने के लिए पुरअज़्म था और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो मायूसी के गहरे समुंदर में भी डूबने से इनकार कर रही थी। वो तेज तेज कदमों से शाही दरबार की तरफ बढ़ रहा था, जहां सुल्तान शाहिद खान, जो अपनी इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था, अपने तख्त पर बैठा फैसले सुनता था। नासिर का दिल धक धक कर रहा था, मगर उसके कदमों में एक अजीब सी मजबूती थी। वो सोच रहा था कि अगर रमशा वाकई जिंदा है तो वो उसे हर हाल में वापस ले आएगा। उसके दिल में रमशा की मासूम आंखों की तस्वीर बार बार उभर रही थी और उसकी हर सांस इस अहद के साथ बंधी हुई थी कि वो अपनी बीवी को उस बदसूरत सेठ रहीम खान की कैद से आजाद कराएगा। शाही दरबार शहर के कल्ब में एक अजीम उस शान इमारत था, जिसकी दीवारें संगे मरमर से बनी थीं और छतें सोने के पतों से मुज़य्यन थीं। दरबार के दरवाजे पर 2 अजीम उल जिस्सा सिपाही खड़े थे, जिनके हाथों में नेज़े चमक रहे थे। नासिर जैसे ही दरबार के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो एक गरीब आदमी था जिसने कभी इस तरह के अजीम उशान मकामात का तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर उसके दिल में रमशा की मोहब्बत और इंसाफ की उम्मीद उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। दरबार में दाखिल होते ही नासिर ने देखा कि सुल्तान शाहिद खान अपने तख्त पर बैठा है। उसके चेहरे पर संजीदगी और वकार की एक अजीब सी छाप थी। उसके इर्द गिर्द दरबारी खड़े थे, जिनके चेहरों पर फख्र और ताकत झलक रही थी। नासिर ने अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़कर सुल्तान के सामने झुककर सलाम किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी, मगर उसने हिम्मत जमा करके अपनी फरियाद पेश की। जहां अपना, मैं एक गरीब और ईमानदार मुसाफिर हूं। मेरी बीवी रमशा को मैंने हालात की मजबूरी में सेठ रहीम खान के पास अमानत के तौर पर छोड़ा था। मैंने वादा किया था कि जल्द ही उसका कर्ज वापस कर दूंगा। अब मैं सारा कर्ज और सूद समेत वापस करने आया हूं, मगर सेठ कहता है कि मेरी बीवी रमशा इस दुनिया से चली गई है। न कोई निशान, न कोई गवाह। मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूं। नासिर की आवाज में दर्द, बेचैनी और एक अजीब सी पुकार थी। उसकी आंखों में नमी छलक रही थी और उसका चेहरा उसके दिल की तकलीफ का आईना बन रहा था। सुल्तान शाहिद खान ने नासिर को गहरी निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए रहम की झलक आई, मगर उसने अपनी संजीदगी बरकरार रखी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा,
ये एक संगीन इल्जाम है। सेठ रहीम खान को फौरन दरबार में पेश किया जाए। चंद लम्हों बाद सेठ रहीम खान दरबार में हाथ जोड़े हाजिर हुआ। उसकी शक्ल और सूरत ऐसी थी कि दरबार में मौजूद कई लोगों ने उसे देखकर नाक भौं चढ़ाई। उसके दांत गायब थे और उसके जिस्म से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक मसनूई एतिमाद था, जैसे वो अपने झूठ पर पूरी तरह यकीन रखता हो। सुल्तान ने उससे सख्त लहजे में सवाल किया, सेठ रहीम खान, क्या ये सच है कि नासिर ने अपनी बीवी रमशा को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर गिरवी रखा था? सेठ रहीम खान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी हाँ जहांपनाह, ये सच है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने मजीद पूछा, तो फिर अब ये अपनी बीवी को क्यों वापस नहीं ले सकता? सेठ रहीम खान ने मसनूई अफसोस के साथ सर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, ये गरीब आदमी बहुत दिनों बाद आया है। इसे क्या मालूम कि 2 माह पहले रमशा अचानक शदीद बीमार हो गई थी। हमने उसका बहुत इलाज कराया, हकीमों से दवाइयां मंगवाई, मगर अफसोस कि वो न बच सकी। अल्लाह की मर्जी के आगे किसका बस चलता है? मैं खुद दिल से परेशान हूं। अब भला मैं अल्लाह के पास जाकर उसे कैसे वापस ला सकता हूं? सेठ की आवाज में एक अजीब सी बनावट थी, जैसे वो अपने झूठ को सच बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। सुल्तान शाहिद खान ने गहरी निगाहों से सेठ को देखा। उसने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि रमशा की मौत हो चुकी है? सेठ रहीम खान ने एक लम्हे के लिए सर झुकाया, फिर एतिमाद से बोला, जी हाँ जहांपनाह, जिस हकीम से उसका इलाज कराया था वो गवाही देगा, और 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने रमशा का जनाजा उठाया और उसे कब्रिस्तान में दफन किया। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, हकीम और वो 4 आदमियों को दरबार में पेश किया जाए। सेठ रहीम खान इस कदर एतिमाद से बात कर रहा था कि दरबार में मौजूद कई लोगों को शक होने लगा कि शायद वो सच कह रहा हो। नासिर का दिल धक धक कर रहा था। उसके जहन में रमशा की तस्वीर बार बार घूम रही थी। क्या वाकई रमशा उसे छोड़कर चली गई थी? क्या उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद, सब कुछ खत्म हो गया था? सुल्तान ने नासिर की तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटा, अगर तुम्हारी बीवी वाकई जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर इंसाफ देते, मगर अब हम भी कुदरत के फैसले के सामने बेबस हैं। ये सुनते ही नासिर का दिल जैसे बोझ तले दब गया। उसकी आंखों में नमी छलक आई और वो थके हुए कदमों से दरबार से बाहर निकल आया। उसका दिल रो रहा था, मगर उसके पास अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नासिर सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसकी पहली मुलाकात फकीर से हुई थी। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया। उसका सर झुका हुआ था और उसकी आंखें नमी से भरी हुई थीं। फकीर ने उसे दूर से देख लिया और करीब आकर नरमी से पूछा। नासिर ने नम आंखों से सर उठाया और आह भरते हुए कहा, बाबा जी, रमशा अब इस दुनिया में नहीं रही। सेठ रहीम खान ने बताया कि वो बीमारी की वजह से मर गई। मैं दरबार में इंसाफ मांगने गया था, मगर सुल्तान ने भी कहा कि वो कुदरत के फैसले के सामने बेबस है। मैं अपनी किस्मत को मानकर चला आया हूँ। नासिर की आवाज में एक अजीब सी टूटन थी, जैसे उसका दिल अब टुकड़ों में बंट चुका हो। फकीर ने नासिर की बात सुनी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो नासिर के दिल की हर बात पढ़ रहा हो। उसने नरमी से कहा, ऐ भोले नासिर, तुम्हें धोखा दिया गया है। रमशा न मरी है न कहीं गई है। वो अब भी सेठ रहीम खान के घर में कैद है। सेठ ने तुम्हें झूठ बोला और उसके गवाहों ने भी उसके झूठ की हिमायत की, मगर तुम हिम्मत ना हारो। मेरी बात गौर से सुनो। नासिर ने हैरत से फकीर की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। फकीर ने मजीद कहा, तुम दोबारा शाही दरबार जाओ। सुल्तान शाहिद खान से कहो कि वो 3 घंटे के लिए अपना तख्त मुझे सौंप दें। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा इंसाफ क्या होता है। फकीर की आवाज में एक अजीब सी कव्वत थी, जैसे वो अपने अल्फाज से नासिर के दिल में एक नया जोश भर रहा हो। नासिर के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसने फकीर की बात को दिल से लगाया और फौरन शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया। उसके कदमों में अब एक नई तेजी थी और उसके दिल में एक अजीब सा यकीन था कि फकीर की रहनुमाई उसे रमशा तक जरूर पहुंचाएगी। नासिर जब दोबारा शाही दरबार पहुंचा तो उसने बड़े अदब से सुल्तान शाहिद खान के सामने अपनी बात रखी। जहां पनाह, अगर आप 3 घंटे के लिए अपना तख्त फकीर बाबा को सौंप दें तो शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। नासिर की आवाज में एक अजीब सी पुकार थी जो दरबार में मौजूद हर शख्स के दिल को छू रही थी।
सुल्तान शाहिद खान ने नासिर को हैरत से देखा। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर नरमी से कहा, अगर तुम्हें इससे तसल्ली मिलेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं, अपने फकीर को ले आओ। नासिर ने फौरन फकीर को दरबार में बुलाया। जब फकीर दरबार में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत थी। उसकी सादा सी चादर और तस्बीह पकड़े हाथ उसकी आजिज़ी की गवाही दे रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कव्वत थी जो सबको मुतासिर कर रही थी। सुल्तान शाहिद खान ने इज्जत के साथ फकीर को अपने तख्त पर बिठाया। फकीर ने दरबार संभालते ही भारी आवाज में हुक्म दिया, सेठ रहीम खान को फौरन पेश किया जाए। चंद लम्हों बाद सेठ रहीम खान हाथ जोड़े दरबार में हाजिर हुआ। उसका चेहरा अब भी एतिमाद से भरा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट झलक रही थी। फकीर ने गहरी आवाज में सवाल किया, सेठ रहीम खान, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है कि 2 माह पहले नासिर की बीवी रमशा का इंतकाल हो गया था? सेठ ने पसीजते हुए जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। फकीर ने भारी आवाज में हुक्म दिया, इन गवाहों को फौरन पेश किया जाए। सेठ के बुलाए हुए गवाह एक एक करके दरबार में पेश होने लगे। सबसे पहले हकीम को बुलाया गया। फकीर ने उससे पूछा, हकीम साहब, क्या तुम वाकई ये गवाही दे सकते हो कि रमशा का इंतकाल हो गया था? हकीम ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हुजूर, सेठ रहीम खान मेरे पास दवाई लेने आता था। वो कहता था कि एक औरत बीमार है, मगर मैंने खुद कभी उस मरीजा को नहीं देखा। फकीर ने हैरत से पूछा, तो क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो दवाई रमशा के लिए थी? हकीम ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, जी नहीं हुजूर, मैं यकीन से नहीं कह सकता। फकीर ने सख्त लहजे में कहा, यह तो बहुत अजीब बात है, तुमने मरीज को देखे बगैर दवाई दे दी। अगर तुमने दवाई के बजाय जहर दिया होता तो क्या रमशा की मौत का जिम्मेदार तुम ना होते? हकीम का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। उसने गला साफ करते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैंने जहर कैसे दिया होता, मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाती। फकीर ने कहा, तुमने लापरवाही की है और एक बेगुनाह की जिंदगी से खेला है। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। या तो अब सच बोलो या 50 कोड़ों की सजा के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही हकीम का जिस्म कांपने लगा। वो फकीर के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दें, मैं सच बताता हूँ। सेठ रहीम खान ने मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़े तो उसके हक में झूठी गवाही दूं। मैं लालच में आकर मान गया। फकीर ने गहरी आवाज में कहा, तुमने झूठी गवाही देने का जुर्म किया है, इसकी सजा 50 कोड़े हैं। फकीर के हुक्म पर सिपाहियों ने हकीम को पकड़ा और दरबार में कोड़े बरसाए। हकीम की चीखें दरबार में गूंज उठी और सेठ रहीम खान का चेहरा सर्द पड़ गया। दूसरी तरफ रमशा सेठ रहीम खान के घर में कैद थी। उसका दिल हर लम्हे नासिर की याद में तड़प रहा था। वो जानती थी कि नासिर उसे छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। उसने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी और सेठ की हर चाल को दानाई से नाकाम किया था, मगर उसका दिल खौफ से भरा हुआ था। वो रातों को जागती और दुआएं मांगती कि अल्लाह उसे इस मुसीबत से निजात दे। नासिर के दिल में भी रमशा की तस्वीर हर लम्हे घूम रही थी। वो फकीर की बातों पर पूरा यकीन रखता था और उसे उम्मीद थी कि दरबार में इंसाफ जरूर मिलेगा। फकीर की रहनुमाई ने उसे एक नई हिम्मत दी थी और वो अब हर हाल में रमशा को वापस लाना चाहता था। शाही दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हकीम की चीखें अभी तक दरबार की दीवारों से टकरा रही थीं और सेठ रहीम खान का चेहरा जर्द पड़ चुका था। फकीर, जो सुल्तान शाहिद खान के तख्त पर बैठा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसका चेहरा सादा मगर बावकार था और उसकी आवाज में एक ऐसी कव्वत थी जो हर दिल को झंझोड़ रही थी। नासिर एक कोने में खड़ा था। उसका दिल उम्मीद और खौफ के दरमियान झूल रहा था। वो रमशा की याद में तड़प रहा था और उसकी हर सांस इस दुआ के साथ जुड़ी हुई थी कि अल्लाह उसे अपनी बीवी वापस अता करे। फकीर की रहनुमाई ने उसके दिल में एक नया अज़्म भर दिया था और वो अब हर हाल में सच्चाई की जीत देखना चाहता था। फकीर ने अपनी भारी आवाज में अगले गवाह को तलब किया। सेठ रहीम खान के दूसरे गवाह को दरबार में पेश किया जाए। उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती थी जो सेठ के दिल में खौफ भर रही थी। एक दरमियानी उम्र का आदमी जिसका नाम रुस्तम था, हाथ जोड़े दरबार में आया। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था और उसकी आंखें बार बार सेठ की तरफ उठ रही थीं, जैसे वो कोई इशारा मांग रहा हो। फकीर ने गहरी निगाहों से रुस्तम को देखा और पूछा, रुस्तम,
क्या तुम गवाही देते हो कि तुमने रमशा का जनाजा उठाया और उसे कब्रिस्तान में दफन किया? रुस्तम ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर सर झुकाकर बोला, जी हाँ हुजूर, मैंने खुद रमशा का जनाजा उठाया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी मसनूई कैफियत थी, जैसे वो जबरदस्ती सच बोलने की कोशिश कर रहा हो। फकीर ने अपनी तस्बीह के दानों को हाथ में पकड़ते हुए कहा, रुस्तम, तुम एक गरीब मजदूर हो, तुम्हारी रोजी रोटी मुश्किल से चलती है, फिर तुम कैसे इस बात की गवाही दे सकते हो कि वो औरत रमशा ही थी? क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? रुस्तम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने सेठ की तरफ देखा, मगर सेठ का चेहरा अब खौफ से मंजमिद हो चुका था। रुस्तम ने हकलाते हुए कहा, हुजूर, चेहरा तो नहीं देखा क्योंकि जनाजा कपड़े में लिपटा हुआ था, मगर सेठ साहब ने बताया कि वो रमशा है। फकीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो सेठ के लिए मौत का पैगाम थी। उसने सख्त लहजे में कहा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने बगैर देखे सिर्फ सेठ के कहने पर गवाही दी? अगर वो जनाजा किसी और का होता या अगर वो कोई जिंदा इंसान होता तो क्या तुम उसकी मौत की गवाही देते? रुस्तम का जिस्म कांपने लगा। उसने घबराहट में कहा, नहीं हुजूर, मैंने तो बस सेठ साहब की बात मान ली। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, तुमने झूठी गवाही दी और एक बेगुनाह की जिंदगी से खेला। इस जुर्म की सजा 50 कोड़े हैं। ये सुनते ही रुस्तम फकीर के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दें। सेठ रहीम खान ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि उसके हक में गवाही दूं। मैं लालच में आ गया। रमशा जिंदा है, वो सेठ के घर के एक कमरे में कैद है। रुस्तम की आवाज में खौफ और पशेमानी की आमिज़िश थी और उसकी चीख दरबार में गूंज उठी। नासिर, जो एक कोने में खड़ा था, ये सुनते ही आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक अजीब सी चमक थी। बाबा जी, क्या ये सच है? क्या मेरी रमशा वाकई जिंदा है? उसकी आवाज में एक अजीब सी पुकार थी, जैसे उसका दिल बरसों की तकलीफ को एक लम्हे में निकाल देना चाहता हो। फकीर ने नरमी से कहा, बेटा नासिर, सब्र करो, सच अभी पूरी तरह सामने आएगा। फकीर ने अगले 2 गवाहों को तलब किया, मगर वो दोनों रुस्तम की गवाही सुनकर पहले ही खौफजदा हो चुके थे। जब फकीर ने उनसे सवाल किया तो दोनों ने एक ही सांस में कहा, हुजूर, हमने झूठ बोला था। सेठ रहीम खान ने हमें पैसे दिए और झूठी गवाही देने को कहा। रमशा जिंदा है, वो सेठ के घर में कैद है। दरबार में एक हलचल मच गई। सुल्तान शाहिद खान, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, कि चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। सेठ रहीम खान अब पसीने में शराबोर था। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था और उसकी आंखें बार बार दरबार के दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे वो भाग जाना चाहता हो। फकीर ने उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा और कहा, सेठ रहीम खान, अब तुम्हारे सारे गवाह सच बोल चुके हैं। क्या तुम अब भी अपने झूठ पर कायम हो या तुम खुद सच बोलकर अपनी सजा को हल्का करना चाहोगे? सेठ ने हकलाते हुए कहा, हुजूर, ये सब झूठ है। ये लोग मुझ पर बहुतान लगा रहे हैं। मगर उसकी आवाज में अब कोई ताकत बाकी न थी। फकीर ने सख्त लहजे में कहा, तुमने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि एक बेगुनाह औरत को कैद किया और उसके शौहर को धोखा दिया। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। सच बोलो, वरना तुम्हारी सजा मौत होगी। सेठ रहीम खान ने एक लम्हे के लिए दरबार के चारों तरफ देखा। दरबारी, सिपाही और हत्ता कि सुल्तान शाहिद खान की नजरें उस पर जमी हुई थी। वो जान चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो फकीर के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हुई। रमशा जिंदा है। वो मेरे घर के तहखाने में कैद है। मैंने उसे रखना चाहा क्योंकि उसकी खूबसूरती ने मुझे लालच में डाल दिया था, मगर मैंने उसकी इज्जत पर हाथ नहीं उठाया। मुझे माफ कर दें। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। नासिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल खुशी और गम के मिले जुले जज्बात से भर गया। वो रमशा के जिंदा होने की खबर पर शुक्र अदा कर रहा था, मगर साथ ही उसे अपनी मजबूरी पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने रमशा को उस बदसूरत सेठ के हवाले किया था। फकीर ने नासिर की तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटा, सब्र करो, तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल जाएगी। फकीर ने फौरन हुक्म दिया, सिपाहियों, सेठ रहीम खान को गिरफ्तार करो और उसके घर से रमशा को फौरन बाजियाब करके दरबार में पेश करो। सिपाही सेठ को पकड़कर एक तरफ ले गए और कुछ सिपाही रमशा को लाने के लिए सेठ के घर रवाना हो गए।
रमशा सेठ रहीम खान के घर के एक तारीक तहखाने में क़ज़ैद थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और उसकी आंखों में खौफ और उम्मीद की एक अजीब सी आमेज़िश थी। वो हर रोज नासिर की याद में तड़पती थी और उसकी हर सांस इस दुआ के साथ जुड़ी हुई थी कि अल्लाह उसे इस कैद से निजात दे। जब सिपाही तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो रमशा एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। उसकी आंखों में हैरत और खौफ था। मगर जब एक सिपाही ने कहा, रमशा बीबी, तुम आजाद हो, तुम्हारा शौहर नासिर तुम्हें लेने आया है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रमशा को सिपाही दरबार ले आए। जब वो दरबार में दाखिल हुई तो नासिर की नजरें उस पर जमी रहीं। रमशा का चेहरा जर्द था, उसके बाल बिखरे हुए थे, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो नासिर को हमेशा से प्यारी थी। नासिर दौड़कर रमशा के करीब गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रमशा, मेरी जान, तुम जिंदा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी लरजिश थी और उसके आंसू रमशा के कंधों पर गिर रहे थे। रमशा ने भी नासिर को मजबूती से थाम लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में रोते रहे। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। सुल्तान शाहिद खान ने फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा, तुमने आज इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की है जो हम सब के लिए सबकत है। फकीर ने नरमी से कहा, जहां पनाह, इंसाफ अल्लाह का हुक्म है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। फकीर ने सेठ रहीम खान की तरफ देखा और कहा, सेठ, तुमने एक बेगुनाह औरत को कैद किया, उसके शौहर को धोखा दिया और झूठी गवाहियों से दरबार को गुमराह करने की कोशिश की। तुम्हारा जुर्म नाकाबिल ए माफी है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी सारी जायदाद जब्त की जाएगी और तुम्हें 7 साल तक कैद में रखा जाएगा। सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी, मगर फकीर ने कहा, अब माफी का वक्त गुजर चुका है। सुल्तान शाहिद खान ने फकीर के फैसले की तौसीक की और सेठ को सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़कर जेल की तरफ ले जाना शुरू किया। दरबार में मौजूद लोगों ने फकीर की अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी की तारीफ की। नासिर और रमशा ने फकीर के कदमों में झुककर उसका शुक्रिया अदा किया। बाबा जी, आपने हमें दोबारा मिला दिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, नासिर ने नम आंखों से कहा। फकीर ने नरमी से कहा, बेटा, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। तुम दोनों अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो। उसके बाद फकीर ने तख्त सुल्तान शाहिद खान के हवाले किया और खामोशी से दरबार से निकल गया। नासिर और रमशा दरबार से निकले। उनके दिल खुशी और सुकून से भरे हुए थे। नासिर ने रमशा का हाथ थामा और कहा, रमशा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मेरी मजबूरी ने तुम्हें इस मुसीबत में डाला। रमशा ने नरमी से कहा, नासिर, तुमने जो किया वो हालात के दबाव में किया। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल कभी ये नहीं चाहता था। अब हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। नासिर ने अपने कारोबार को दोबारा संभाला और उसकी मेहनत ने एक बार फिर रंग दिखाया। वो और रमशा शहर के एक छोटे से घर में रहने लगे, जहां उनकी जिंदगी सादगी मगर मोहब्बत से भरपूर थी। नासिर का कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। वो सुबह सवेरे उठता, बाजार से ताजा सब्जियां खरीदता और दूसरे शहरों में जाकर उन्हें मुनाफे पर बेचता। रमशा घर के कामों में उसका हाथ बंटाती और दोनों मिलकर एक सादा मगर मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। रमशा की मुस्कुराहट अब वापस लौट आई थी और उसकी आंखों में वही चमक थी जो नासिर को हमेशा से प्यारी थी। मगर नासिर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रातों को जागता और सोचता कि क्या सेठ रहीम खान वाकई अपनी सजा भुगत रहा है? क्या उसकी ताकत और दौलत उसे दोबारा आजाद कर देगी? सेठ जैसे लोग जिनके हाथ लंबे और रिश्ते मजबूत होते हैं, क्या वाकई जेल की सलाखों के पीछे ज्यादा दिन रह सकते हैं? ये सवाल नासिर के दिल को कचोटते और वो रमशा को इस बेचैनी से दूर रखने की कोशिश करता। वो नहीं चाहता था कि रमशा के दिल में दोबारा खौफ जागे। एक दिन जब नासिर बाजार से वापस आ रहा था, उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी जो उसके घर के करीब खड़ा था। उस शख्स का चेहरा नकाब से ढका हुआ था और वो रमशा को घर के बाहर कपड़े सुखाते देख रहा था। नासिर का दिल धक से रह गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उस शख्स से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी ने एक लम्हे के लिए नासिर को देखा, फिर बगैर कुछ कहे तेजी से वहां से चला गया। नासिर के दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। क्या ये सेठ का कोई आदमी था? क्या वो रमशा को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था?
नासिर ने रमशा को घर के अंदर बुलाया और नरमी से कहा, रमशा, तुम कुछ दिनों तक घर से बाहर अकेले ना निकलना। मुझे लगता है कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है। रमशा ने नासिर की आंखों में खौफ देखा और सर हिलाया। उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी, मगर वो नासिर को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नासिर, तुम फिक्र न करो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। नासिर ने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। वो अगले दिन उसी फकीर के पास पहुंचा जिसने उसे रमशा तक वापस पहुंचाया था। फकीर अब भी उसी घने दरख्त के नीचे बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही नूरानी चमक थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। नासिर ने अदब से सलाम किया और अपनी परेशानी बयान की। बाबा जी, मुझे लगता है कि सेठ रहीम खान या उसके आदमी दोबारा हमारे पीछे हैं। मैं रमशा की हिफाजत के लिए क्या करूं? फकीर ने नासिर की बात गौर से सुनी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा नासिर, तुम्हारा खौफ जायज है, मगर सच्चाई हमेशा झूठ पर गालिब आती है। सेठ रहीम खान की ताकत अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। तुम शाही दरबार जाओ और सुल्तान शाहिद खान से कहो कि वो सेठ की जेल की हालत की तहकीक करे। अल्लाह तुम्हारे साथ है। नासिर ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और फौरन शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में एक अजीब सा यकीन था कि फकीर की रहनुमाई उसे दोबारा रास्ता दिखाएगी। शाही दरबार में सुल्तान शाहिद खान अपने तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही वकार और संजीदगी थी जो उसे एक आदिल हुक्मरान बनाती थी। नासिर ने बड़े अदब से झुककर सलाम किया और अपनी फरियाद पेश की, जहां पनाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेरी बीवी रमशा वापस दिलवाई, मगर अब मुझे खौफ है कि सेठ रहीम खान या उसके आदमी दोबारा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि सेठ की जेल की हालत की तहकीक की जाए। सुल्तान शाहिद खान ने नासिर की बात गौर से सुनी। उसके चेहरे पर गुस्से की एक हल्की सी लकीर उभरी। उसने फौरन अपने एक काबिल एतमाद सिपाही कासिम खान को तलब किया और हुक्म दिया, कासिम, तुम फौरन जेल जाओ और सेठ रहीम खान की हालत की तहकीक करो। अगर उसने कोई साजिश की है तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए। कासिम खान ने सर झुकाकर हुक्म माना और जेल की तरफ रवाना हो गया। नासिर को दरबार में इंतजार करने को कहा गया। उसका दिल धक धक कर रहा था, मगर उसे यकीन था कि सुल्तान का इंसाफ उसे दोबारा सुकून देगा। जेल में सेठ रहीम खान को एक अलग कोठरी में रखा गया था, मगर उसकी दौलत और असर और रसूख ने जेल के चंद चौकीदारों को खरीद लिया था। वो रात के अंधेरे में अपने आदमियों से मिलता और रमशा को दोबारा हासिल करने की साजिशें करता। उसने एक नकाब पोश को नासिर के घर के करीब भेजा था ताकि रमशा की निगरानी की जाए। सेठ का ख्याल था कि वो जेल से रिहाई पाकर रमशा को दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेगा। जब कासिम खान जेल पहुंचा तो उसने चौकीदारों से सख्त पूछ-गछ की। एक कमजोर दिल चौकीदार ने खौफजदा होकर सेठ की सारी साजिश बता दी। कासिम खान ने सेठ को जंजीरों में जकड़कर शाही दरबार में पेश किया। सेठ का चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था और उसकी आंखों में अब वो शैतानी चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सुल्तान शाहिद खान ने गुस्से से पूछा, सेठ रहीम खान, क्या तुमने अपनी सजा से कोई सबक नहीं सीखा? तुमने जेल में बैठकर भी साजिश की? सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहां अपना, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दें। मगर सुल्तान के चेहरे पर रहम का कोई निशान न था। सुल्तान ने फकीर को दोबारा दरबार में बुलाया, क्योंकि उसकी इंसाफ पसंदी ने सबके दिल जीत लिए थे। फकीर जब दरबार में आया तो उसने सेठ की तरफ गहरी निगाहों से देखा और कहा, सेठ रहीम खान, तुमने अपने जुर्म को बार बार दोहराया। तुम्हारी लालच और बदनीयती ने न सिर्फ नासिर और रमशा की जिंदगी को खतरे में डाला, बल्कि इंसाफ के निजाम को भी चैलेंज किया। तुम्हारी सजा अब मौत नहीं होगी, क्योंकि मौत तुम्हारे लिए आसान होती। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी सारी जायदाद नासिर और रमशा को दी जाएगी और तुम्हें शहर के वस्त में एक खुले चबूतरे पर जंजीरों से बांध कर रखा जाएगा, जहां हर शहरी तुम्हारे जुर्म की कहानी पढ़ेगा। तुम अपनी बाकी जिंदगी इसी आर और शर्मिंदगी में गुजारोगे। सेठ की चीख दरबार में गूंज उठी, नहीं हुजूर, यह सजा मौत से बदतर है। मगर फकीर ने कहा, यही तुम्हारे जुर्म की सजा है। सुल्तान ने फकीर के फैसले की तौसीक की और सेठ को सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़कर शहर के चबूतरे की तरफ ले जाना शुरू किया। शहर के वस्त में एक बड़ा चबूतरा बनाया गया, जहां सेठ रहीम खान को जंजीरों से बांध दिया गया।
उसके जुर्म की कहानी एक बड़े पत्थर पर कंधा की गई जो चबूतरे के सामने रखा गया। शहर के लोग रोजाना वहां से गुजरते और सेठ के जुर्म को पढ़कर उसे लान तान करते। सेठ का चेहरा शर्म से झुक जाता और उसकी आंखों में अब कोई चमक बाकी न थी। वो दिन रात इस आर और जिल्लत में जीता और उसकी दौलत, ताकत और लालच सब कुछ खाक में मिल गया। सेठ की जायदाद नासिर और रमशा को मिल गई, मगर नासिर ने उसे अपने लिए इस्तेमाल न किया। उसने इस जायदाद को गरीबों के लिए एक सराय बनाने का फैसला किया, जहां मुसाफिरों को मुफ्त खाना और रहाइश मिलती। इस सराय का नाम रमशा की उम्मीद रखा गया, जो शहर के हर दिल में एक अजीम मिसाल बन गई। नासिर और रमशा की जिंदगी अब सुकून और मोहब्बत से भरपूर थी। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा बाग लगाया, जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे। रमशा हर सुबह उन फूलों को पानी देती और नासिर के लिए दुआएं मांगती। नासिर अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था, मगर उसकी सादगी और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नासिर और रमशा अपने घर के आंगन में बैठे थे। रमशा ने नासिर का हाथ थामकर कहा, नासिर, तुमने मुझे न सिर्फ उस कैद से आजाद कराया, बल्कि हमारी जिंदगी को एक नया मानी दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, रमशा, ये सब अल्लाह की मर्जी और फकीर की रहनुमाई से हुआ। हमने सीखा कि सच्चाई और मोहब्बत हर मुश्किल पर गालिब आती है। उनकी बातों के दौरान फकीर अचानक उनके घर के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर वही नूरानी मुस्कुराहट थी। नासिर और रमशा ने फौरन उठकर उसका इस्तकबाल किया। फकीर ने नरमी से कहा, बेटों, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हारी जिंदगी अब कैसी है। तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से साबित किया कि तकदीर हमेशा इंसाफ करती है। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी तस्बीह निकाली और रमशा को दी। ये तुम्हारे लिए है। जब भी दिल घबराए, इसे पकड़कर अल्लाह को याद करना। नासिर और रमशा ने फकीर का शुक्रिया अदा किया, मगर जब वो उसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आए, फकीर गायब हो चुका था। दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रमशा ने नरमी से कहा, शायद वो कोई आम फकीर नहीं था, शायद वो अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था। नासिर ने सर हिलाया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। नासिर और रमशा की कहानी शहर भर में फैल गई। लोग उनकी मोहब्बत, हिम्मत और ईमानदारी की बातें करते। सेठ रहीम खान की सजा हर उस शख्स के लिए एक इबरत बन गई जो लालच और झूठ के रास्ते पर चलता था। नासिर और रमशा ने अपनी जिंदगी को दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और उनका घर हर जरूरतमंद के लिए एक पनाहगाह बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जीतती है। अल्लाह पर भरोसा और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों को कभी नाकामी नहीं मिलती। नासिर और रमशा की मोहब्बत की दास्तान हर उस शख्स के लिए एक मशाल राह है जो जिंदगी के अंधेरों में रोशनी की तलाश में है।